This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठशुद्धद्वितीया दिनांक 12 जून 2021 नाड़ी परीक्षा प्रथम पृष्ठ शंखं चक्रं जलधां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुककरविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितकविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढधावाग्निवीरं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रेक्षत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो सूक्ष्म नाड़ी ये पतले डोरे जैसी होती है और ये सुषुम्ना या कटिपृष्ठ अवयव इनकी निदर्शक होती है और प्राणवायु स्रोतस की निदर्शक होती है। सूक्ष्म साम ऐसा भी दिखाई देता है, तो ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं ज्यादा साम भी नहीं, इसके बीच वाली इस प्रकार की है, तो वो प्राणवायु स्रोतस के बारे में ज्यादा है। और केवल सूक्ष्म है तो कटी पृष्ठ इन अवयवों का निर्देश करता है, इस प्रकार की होती है। तो इसके आधार पर अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत है तो ये अगर नाड़ी लग रही है तो पूछ सकते हैं। अगर औरतों में कष्टार्थ ये लक्षण काफी दिखता है इस प्रकार के, अगर सूक्ष्म नाड़ी है तो उसके आधार पर यह बताना है। थोड़ी सामता की तरफ झुक रही है तो प्राणव स्रोतस विशेषता तमक श्वास इसके बारे में पूछना जरूरी है। शुरू में जैसे मैंने कहा कि केवल नाड़ी मत देखो, नाड़ी देखो और उदर परीक्षण करो, उरक परीक्षण करो और फिर इन तीनों के मिलाप से सवाल पूछना आरंभ करो। तो अगर एक दो सवालों के सही जवाब आते हैं कि सही सवाल पूछे गए हैं तो फिर मत अनुकूल बन जाएगा सभी के लिए, वैद्य जो है उसके लिए, और फिर आगे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर शुरू में ही कुछ गलत इस प्रकार से पूछा गया तो इंप्रेशन बैड भी हो सकता है, ये भी एक आम बात है। तो फिर ज्यादा बहस नहीं करने का, अपने रेगुलर तरीके से जो केस टेकिंग किया है उसके आधार पर सवाल पूछना या उसके आधार पर निदान करने की कोशिश करना, ये आवश्यक इस प्रकार का है। और नाड़ी से ये सब जानने के बाद भी
ये प्रश्नावली आवश्यक है जो हम केस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सभी बातें नाड़ी से पता चलेगी ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है। खास करके कारणों के बारे में उसमें पता नहीं चलेगा, मानस भावों के बारे में उसमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न परीक्षा से ही उसके बारे में हमें जानकारी होगी, और वो बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। पित्तामुळे तसेच चिंताग्रस्त असल्यावर ही सूक्ष्म नाडी आढळते। या सूक्ष्म तीक्ष्ण पित्त के बारे में मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और चिंता का मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सूक्ष्म इसमें प्राणवह स्रोतस का संबंध थोड़ा सा है, और प्राणवह स्रोतस का संबंध मन से इस प्रकार से भी होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा कि प्राणवह स्रोतस इन्वॉल्व है क्या, ये देखना, और फिर चिंता ये विषय है क्या, ये भी एक बार देख लेना। तो तीक्ष्ण नाड़ी है, धारदार इस प्रकार का स्पर्श होता है, तो ये पित्त को सूचित करने वाली, जैसे वहां पे मंडूक गति ये बताई गई है, उसी प्रकार केवल तीक्ष्ण नाड़ी पित्त का प्रकोप सूचित करने वाली इस प्रकार की है। और फिर उसके बारे में, पित्त के बारे में, उष्णता के बारे में सवाल पूछना जरूरी रहेगा। और फिर वो अगर समझ जाते हैं तो उसमें तीक्ष्ण और सूक्ष्म ये अगर है तो अम्ल पित्त सूचित करती है। तो ये भी एक देखने की चीज इस प्रकार के रहेगी। दूसरी एक नाड़ी वहां पे बताई जाती है शुक्रक्षय नाड़ी इस प्रकार से। तो वो वात और पित्त दोनों से बीच में आती रहती है, एक टिपिकल नाड़ी है। तो जो नाड़ी फील होती है वो वात और पित्त इन दोनों से बीच में आने वाली इस प्रकार की नाड़ी लगती है। तो ये शुक्रक्षय की नाड़ी है, तो इसको भली भांति समझ सकते हैं देखने पर इस प्रकार से। और दूसरा मसरूणता जो कोलटकर सर ने बताई थी कि खास करके हाथ के या पांव के संधियों पर मसरूणता अगर फील होती है तो वो भी एक शुक्रक्षय बताता है। और बाकी भी लक्षण एक कंफ्यूज अवस्था वगैरह इस प्रकार की है तो भी एक शुक्रक्षय हो सकता है। तो इनके आधार पर फिर सवाल पूछना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। गर्भिणी नाड़ी प्रथम 2 महीने तक गर्भावस्था साम नाड़ी इतना ही महसूस होता है, तो उसमें लिंग का जिक्र नहीं होता है। लेकिन 2 महीने होने के बाद अगर साम नाड़ी है तो कन्या, और कठिन नाड़ी है तो गर्भ है इस प्रकार से। और फिर जैसे मैंने बताया था शनिवार से सोमवार तक कफ, मंगल से गुरु तक पित्त, और गुरु से शनि ये वात। तो इसमें पहले लिंग के लिए नाड़ी देखना कि साम है कठिन है इस प्रकार से, और फिर कौन सा दिन होगा ये देखने के लिए फिर से हाथ छोड़ के फिर से नाड़ी इस प्रकार से देखना। तो इसमें ये पता चलता है कि अगर कफ या साम नाड़ी है तो थोड़ा सा शनिवार से सोमवार तक इस प्रकार का कफ का दोष है। गुरु ते शनि ये कठिन नाड़ी है, और इसके बीच में नाड़ी है तो ये मंगल से गुरु पित्त, ये ये दिन हो सकते हैं। और साथ ही में समय भी सुबह से 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, और फिर रात में भी ऐसा ही परिवर्तन इस प्रकार का रहेगा। तो उसमें होने की संभावना है। अगर पित्त कफ वात पित्त इस प्रकार का कुछ दिख रहा है तो दोनों को पकड़ लेना है इस प्रकार से। ये सभी माहौल जजमेंट का है,
और जजमेंट्स में भूल हो सकती है। तो केवल इस बात को मेरे प्रैक्टिस में रहने के लिए ये मैं अभी करता हूँ। जो भी गर्भिणी आती है उसकी नाड़ी देख के लिख के देता हूँ, और डिलीवरी के बाद खोलने के लिए बताता हूँ, तो उससे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। वचानाडी के बारे में मणिबंध खाली कंडरांमध्ये सबल ग्रह बाधा करनी सूचक। तो जैसे कि कल बताया था, ये जो बीच वाली नाड़ी है वो वचा नाड़ी उसको कहते हैं, और करणी या ग्रह बाधा इस प्रकार की, और अल्लर अगर है लग रही है तो जैसे कि कल बताया, ये पूर्व व्याधियों से संबद्ध इस प्रकार की हो सकती है, या फिर जैसा कोलटकर सर कहे थे कि पूर्व जो हमारे जो है उनके संबंध में रिलेशन हो सकती है, कि श्राद्ध और पक्ष होना घर में जरूरी है। तो ये नहीं अगर हो रहे हैं, या कोई किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना इस प्रकार का पडेगा। नाडी परीक्षण करताना कशा प्रकारे करावे? वैद्याचे कोठे कोणते कोठे आणि बसलेल्या अथवा झोपलेल्या स्थितीत जावा? जनरली बेटर ऑप्शन है शयन स्थिति में करे, और एक अंगुली छोड़कर, अंगुष्ठ मूल से एक अंगुली छोड़कर 3 अंगुलियां रखनी है। उसमें हस्त के यहाँ यानी कि करतल के नजदीक जो अंगुली हो वो वात का निदर्शक है, और जो शरीर के तरफ है वो कफ की निदर्शक है, और बीच में पित्त वाला इस प्रकार का दिखाई देता है। अब बैठे स्थिति में भी कर सकते हैं अंगुली नाड़ी परीक्षण, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आखिर ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और इसमें काफी अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक हम पूरी तरीके से उसका अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार उसके बारे में देखेंगे। भट्ट सर भी बता करते थे कि दुनिया दोनों आंख के तो वैसे ही देखता हूँ। जो मैंने शुरू में ही कहा था कि भट्ट की परंपरा में दोनों हाथों की नाड़ी देखते हैं, दोनों पुरुष और पुरुष और दोनों के लिए। कुछ ट्रेडिशंस में पुरुषों की सिर्फ दाएं हाथ की और औरतों की सिर्फ बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है, लेकिन जिस परंपरा में मैंने देखा है उसमें वो दोनों नाड़ियां देखते थे इस प्रकार से। तो पहले वो खुद का अभ्यास करने के लिए कहते थे कि नाड़ी में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। भूख लगी है तो नाड़ी देखना, खाना खाने के बाद नाड़ी देखना, मतलब विसर्जन होने के बाद नाड़ी देखना, स्नान करने के बाद नाड़ी देखना वगैरह, इस प्रकार से अपनी नाड़ी देखो और ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं इस प्रकार से। अब ये साम कठिन सूक्ष्म वगैरह ये उनका कहना है, हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कनिष्ठिका उंगली के नीचे आने वाला ग्रह बाधा का सूचन करने वाली है, हाँ है। खास करके पितृदोष अगर है तो ये सूचित करती है, और कुछ जगह ये केवल पिछले व्याधियों से भी संबद्ध हो सकती है, जो पहले हुए व्याधि है उसके बारे में उनको भी सूचित कर सकती है, ऐसा है। लेकिन इन सब में एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये सबल होनी चाहिए। अगर वो नाड़ी उतनी ज्यादा प्रबल इस प्रकार की नहीं है, तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये निश्चित रूप से ऐसे करने वाली है, ये दिखाने वाली है या नहीं, ग्रह बाधा सूचित करने वाली है या नहीं। और फिर लक्षणों को भी देखे, ग्रह बाधा करने के जो लक्षण है वो भी देखे। वो अगर दिख रहे हैं तो इसके बारे में सोचना है, और ऐसी कोई हिस्ट्री मिले कि कहीं गए थे और शाम का
संध्या समय इस प्रकार का था वगैरह वगैरह, अशुचि थे, तो उस अवस्था में ये हुआ, ये हो सकता है. दोन्ही हाताच्या नाडी परीक्षणामध्ये फरक असू शकतो का? होता है फर्क. तो इसीलिए दोनों हाथ की देखनी है. और फिर पुरुषों में दाएं हाथ और औरतों में बायां हाथ, ये उसको महत्व ज्यादा इस प्रकार का देना है. तो ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार करेंगे. तो जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रह बाधा या पितृदोष, इस प्रकार की नाड़ी कुछ अलग इस प्रकार की होती है. वचा नाड़ी ऐसे नाव का दिया है. इसमें यही है कि वचा एक भूत प्रेत पिशाच को कंट्रोल करने वाली, रक्षा करने वाली इस प्रकार की वनस्पति है. और हाथ में बांधने के लिए जिन वनस्पतियों के निर्देश है, इसमें एक वचा अहम है और आसानी से उपलब्ध है और नॉन कंट्रोवर्शियल है. तो फिर उस हिसाब से वचा का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए उसको वचा नाड़ी कहेंगे. और वो भृंग नाड़ी कल किसी ने जिक्र किया था, ग्रह ये पितृ ग्रह वगैरह इनसे संबंध में भृंग नाड़ी इस प्रकार का. तो वो अगर संत्रस्त है, पितर वगैरह जो है वो, और वो कुछ बाधा इस प्रकार की कर रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. और इसलिए लिए भृंग जो श्राद्ध और पक्ष में प्रयोग में लाया जाता है. और मैंने वैसे भी कहा कि भट्ट सर गंधक शुद्धि जो करते थे वो भृंगराज स्वरस में करते थे. और उसके हिसाब से हर पुड़ी में गंधक डालते थे. तो ये एक अजीब माहौल था इस प्रकार का. लेकिन ये मैंने देखा, दोन्ही नावांमध्ये जर फरक येत असेल तर सम्यक ज्ञान कसे जाणे. जैसे मैंने कहा कि मुख्य जो पुरुषों में राइट हैंड और औरतों में लेफ्ट हैंड, इसको ज्यादा महत्व देना है. और फिर दूसरे नाड़ी से अगर कुछ अलग बात ध्यान में आती है तो वो देखना है. शरीराच्या ज्या भागात अवरोधात्मक असेल त्या हाताची नाडी कठीण जोरदार लागते, दुसऱ्या हाताचा नाही तुलनेने. ये बताना थोड़ा मुश्किल है. किडनी फेलियर के कुछ मरीजों में इस पे फिस्टुला किया होता है एक हाथ में, और वो अगर मणिबंध संधि के नजदीक इस प्रकार का किया हो तो वहां नाड़ी ठीक तरीके से लगती नहीं है, थोड़ा सा अवरोधात्मक संप्राप्ति इस प्रकार की होती है. तो फिर उस अवस्था में दूसरे हाथ की नाड़ी देखना, उसमें कोई गंधक का वापर ये तो बताना मुश्किल है. मैंने कहा कि अगर भृंग भृंगरस में इसकी शुद्धि की है इसलिए गंधक कर रहे हैं, तो भृंगरस ही देते ना. भृंग चूर्ण दे सकते थे, लेकिन भृंग चूर्ण का प्रयोग नहीं करते थे. भृंग जिसमें शुद्ध किया गया है इस प्रकार का वो गंधक, गंधक जिसमें शुद्ध किया गया इस प्रकार का भृंग राजस्वरस ये देते थे. तो उनका कोई लॉजिक होगा उसके पीछे गंधक देने के बारे में. और वैसे गंधक रसायन भी है. हाँ, लेकिन ये तो शुद्ध गंधक का प्रयोग करते थे. गंधक रसायन शुद्धो बलिग्रोह ऐसा विभाग शुद्ध शुद्ध जातक वगैरह जो लंबा पाठ है वो नहीं करते थे, शुद्ध गंधक ही प्रयोग करते थे. लेकिन और मात्रा बहुत ही कम रहती थी, लेकिन करते थे. ये तो सही इस प्रकार की. तो अगर फिस्टुला वगैरह इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो नाड़ी के बारे में अलगता से इस प्रकार से सोचना पड़ेगा. अब भट्ट सर की सिस्टम में दोषों पर ज्यादा जिक्र है, और ज्यादा से ज्यादा ये प्राणवश सर्वतस वगैरह इस प्रकार के ऊपर ज्यादा जिक्र है. डायरेक्ट रोग का निदान इस प्रकार से नहीं होता है. अभी मुझको छोड़कर भी काफी बरस हो गए. मैंने 75-76 में उनको छोड़ दिया और मैं कोलटकर की परंपरा में आ गया.
उनके जो परंपरा चलाने वाले हैं उसमें विश्वास दाते का उत्तर जो अभी भी उनकी परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। और एक उदय पेंट से है भोर में, जो मेरे साथ में उस समय में था। लेकिन फिर भी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का होगा कि उन्होंने और कुछ इसमें आगे काम किया है क्या, और नए कुछ नाड़ी के बारे में प्रयोग कर रहे हैं या प्रयोग में ला रहे हैं इस प्रकार से। तो जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो उनसे संपर्क करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और वैसे बाकी भी लोग नाड़ी देखने वाले हैं। सरदेश मुख सर की एक नाड़ी परीक्षा अलग है, और उनके भी काफी किस्से इस प्रकार के हैं कि वो एक नाड़ी के आधार पर सब बताते हैं इस प्रकार का। उनका भी केस पेपर देखेंगे तो केस पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होता है। और दवाइयाँ भी जो लिखते हैं वो एक तो उनकी प्रैक्टिस टैबलेट्स पर है, ये एक अहम मुद्दा है। तो डिस्पेंसिंग बहुत इजी हो जाता है। हाँ। और बहुत कम कॉम्बिनेशंस करते हैं, ज्यादा कॉम्बिनेशंस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन उनकी नाड़ी परीक्षा एक अलग इस प्रकार की है, जो पुणे में और बम्बई में इस प्रकार के है। सीखने का मौका मिलेगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, उनसे संपर्क करें। लेकिन वैसे भी और लोग होंगे जो केवल नाड़ी परीक्षा करके इस प्रकार से करने वाले हैं। ताराशंकर मिश्र का मैंने जिक्र किया था वाराणसी में इस प्रकार से। और जो राय मैं बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में कहीं पे है, तो उनको तो मैं भी मिल नहीं चुका हूँ। और उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी इस प्रकार की नहीं है। तो उनका एक नाड़ी का अलग तरीका है, और उसमें धातु के संबंध में नाड़ी का पता चलता है, ऐसा थोड़ा सा है। तो वो कोशिश करेंगे। मैंने भी सोचा था कि वो प्रैक्टिस में लाएंगे इस प्रकार से, लेकिन हुआ नहीं है आज तक। और मैंने भी काफी बार ये सोचा कि बाहर हिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री देखनी ही नहीं, पहले सिर्फ नाड़ी देखनी है और उधर परीक्षण वगैरह करना है, और फिर केस पेपर की तरफ मुड़ना है। ये मैंने बहुत बार सोचा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो थोड़ा उसके बारे में अगर जिक्र करेंगे तो शायद ये बात थोड़ी सी हो सकती है। तो जो तीसरा पृष्ठ है नाड़ी का, वो देखने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कहना है हाँ, पहले वाले में भी था क्या? हाँ, सुसाना के ये राय के बारे में है ये। वात में ये क्रम होता है। वात की नाड़ी देख रहे हैं हम। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। तो अंगुली में 5 भाग की कल्पना करनी है, और उसमें 5 भागों में किस भाग में नाड़ी ज्यादा प्रबल है, लग रही है, ये देखना है। तो अगर ये इस प्रकार से हम रखते हैं हाथ, और ये आ, मेरा मेरी अंगुली जहां पे है वहां पे 5 भाग कल्पनीय है। अभी देखूं मैं तो थोड़ा उदान की तरफ ज्यादा है। तो प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान,
इसी में 5 भाग की कल्पना करके ये करना है इस प्रकार से, और सूक्ष्मता से देखना है। उसमें एक दो थोड़ी चीज ऐसे भी है कि टच करना, थोड़ा प्रेशर देना, रिलीज करना, फिर टच करना, थोड़ा प्रेशर देना, रिलीज करना, ऐसा अगर करते रहते हैं 2-3 बार, तो कहाँ पे ज्यादा लग रही है ये सोच सकते हैं। तो ये क्रम ध्यान में रखना। जो कर की तरफ है वो प्राण, और हृदय की तरफ है वो व्यान, शरीर की तरफ है वो व्यान। तो प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, इस क्रम से ध्यान में रखने की कोशिश करो। ताराशंकर जी से गुरु सत्यदेव वशिष्ठ यांचे संस्कृत मध्ये नाडी तत्व दर्शन पुस्तक आहे. दूत नाडीवर विशेष अधिकार होता त्यांचा. ये अभी भी मिलता है क्या? सत्यदेव वशिष्ठ की किताब अवेलेबल है क्या संस्कृत में? हाँ, ओके, तो ठीक है, ये कोशिश करेंगे ये पढ़ने की वगैरह इस प्रकार के। लेकिन ये अनुभव का विषय इस प्रकार का है। तो एक अंगुली में ये पांचों वायु इस प्रकार से समाविष्ट है, और प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये क्रम है। तो ये देखने की कोशिश करो, और फिर जो लक्षण है उस लक्षण से तुलना करो, कंपेयर करो कि ये कौन सा इस प्रकार का है। और फिर उसके आधार पर अगर हम किसी वायु या पित्त या कफ का निदान कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है प्रकार का। और वैसे वायु के बारे में ज्यादा जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में संप्राप्ति में इन वायुओं का निर्देश है, और उसके आधार पर रोग के बारे में सोचते हैं। पित्त और कफ के बारे में संप्राप्तियों में पित्त प्रकार या कफ प्रकार का निर्देश नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा देखने की अगर कोशिश करेंगे कि वायु के बारे में कैसा है इस प्रकार से, तो शायद ये बात बने कि पित्त और कफ के बारे में समझकर भी थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का होगा। पित्त में जो क्रम है उसी प्रकार मध्यम अंगुली जो है उसमें अगर क्रम देखेंगे तो पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। संपूर्ण अगर है तो भ्राजक श्रुति का तो पहला पाचक इस प्रकार का है, और फिर रंजक, साधक, आलोचक और भाजक। तो ये भी क्रम ध्यान में रखने की कोशिश करो, और ये नाड़ी देखने की कोशिश करते रहो। खासकर मेरे क्लिनिक में आने वाले जो छात्र है उनसे मैं कहूंगा कि बाहर जब हिस्ट्री लेते हैं तो नाड़ी भी देखो, और इस प्रकार के नाड़ी का निर्देश करो। जो तुम्हें सही लगे वो लिखो, वो सही हो गलत हो अलग चीज है, लेकिन जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो लिखो। और फिर तुम ही कंपेयर करो, क्योंकि पूरी हिस्ट्री ले ली है तो उसमें क्या क्या निकल आ रहा है इस प्रकार से। एक दूसरी बात भी ऐसी हो सकती है कि नाड़ी देखने के बाद मुझे जो महसूस हुआ वो लिख कर रखना, और फिर केस टेकिंग आरंभ करना। और फिर उस जो मुद्दे निकाले हैं मैंने, उस मुद्दों को देखकर प्रश्न परीक्षा में कैसे सवाल पूछने हैं, क्या पूछने हैं, ये जा इसमें वैद्य उदय पेंट से प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान या क्रमाने सांगतो. भट सरांपेक्षा त्यांनी स्वतः बदल केला असावा का? एक्चुअली मुझे इसके बारे में अभी जानकारी ज्यादा नहीं है, या फिर स्मरण भी नहीं है उतना। और ये जब मैं था तो धीरे धीरे शुरुआत हुई थी 5 प्रकारों के बारे में। पहले तो सिर्फ वात का है, कठिन है वगैरह वगैरह इतना ही
ज्यादा जिक्र था। तो अभी एक बार पूछना चाहिए उसको, और काफी बरसों में हमारी मुलाकात नहीं हुई है, बातें भी नहीं हुई है कुछ। तो शायद उससे बात करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। और फिर हमें मरीज देखकर हमें क्या लगता है, ये देखना ज्यादा जरूरी किस प्रकार का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा उसमें समय दे देंगे, और पहले हमारे हिसाब में नाड़ी परीक्षण करके मुद्दे लिख लेंगे कि इस प्रकार की नाड़ी है, और ये सूचित कर रही है। और फिर उसके बारे में अगर हम जिक्र करेंगे कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है इस प्रकार के, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि पाचक, रंजक, साधक, अनुचक और भ्राजक, ये एक मुद्दा है। कफ का क्रम, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्क और श्लेषक। तो इस प्रकार का कफ में क्रम है, और जब तक वात पित्त से हाथ अंगुलियां उठाएंगे नहीं, तब तक कफ में नाड़ी प्रतीत होगी ही नहीं इस प्रकार का। तो कफ के लिए केवल कफ के अंगुली पर ही ध्यान करना, जिक्र करना बहुत जरूरी होगा, तभी इसके बारे में बता सकेंगे। अब ये दोषों के प्रकारों के बारे में ये जिक्र हुआ। तो दूसरा और तीसरी अंगुली है, उसमें अगर बीच में नाड़ी लगती है तो वो रस व स्रोतस की दृष्टि को बताती है। तो तीनों अंगुलियों को स्पर्श करना है, और दूसरा और तीसरी और दूसरी और तीसरी अंगुलियों के बीच में इस प्रकार की अगर नाड़ी होती है तो रस व स्रोतस की दृष्टि है, ये समझ लेना है। सेकंड, दूसरी नाड़ी में ही अगर सिर्फ लग रही है इस प्रकार से, थोड़ा सा उठाव इस प्रकार से होता है, तो रक्त के बारे में सोचना है। दूसरे और तीसरे अंगुली के बीच में कम और दोनों अंगुली पर ज्यादा, रस में दोनों अंगुली पर ऊपर आ रही है इस प्रकार से, बीच में ऊपर आ रही है, यहाँ में बीच में नीचे जा रही है, तो ये माउंस का इस प्रकार का। तो ये मैंने भी सुना है, मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की है उसकी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। मेद के बारे में, जो ऊंचे ऊंचे तक आना वो कम है, वो थोड़ा फ्लैट इस प्रकार का है, और सेकंड और थर्ड इसी के बीच में है। तो ज्यादा जिक्र सेकंड और थर्ड इसी के बारे में है। अस्थि के बारे में फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा, इन दोनों पर अंगुलियों पर फ्लैट, दोनों पर जैसे फ्लैट नाड़ी लग रही है इस प्रकार से नाड़ी का जिक्र किया गया है। तो ये कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये आकृतियां ध्यान में रखो। अगर फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो अपने इसमें, या स्क्रीन जो है उसकी पिक्चर ले लो, और ये ध्यान में रखो कि इस प्रकार से हमें थोड़ा सा देखना है। तो फिर आगे बात हो सकती है कि इसके बारे में हम थोड़ा जिक्र कर सकेंगे, और धातुओं को जानने की कोशिश करेंगे। दोष और धातु दोनों को अगर इस प्रकार से समझेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी इस प्रकार की बात होगी। मज्जा के बारे में तीनों अंगुलियों के पर नाड़ी दिखती है, और एक फ्लैट जैसी दिखती है। और शुक्र में, जैसे मैंने कहा था कि
दो बीचले जो मध्य अंगुली है उसमें वो नीचे आ रही है। तो जैसे मैंने कहा था कि पहले और तीसरे अंगुली से नीचे दूसरे अंगुली पर आ रही है, तो ये शुक्रक्षेकी वो दोनों में समान है। बट की सिस्टम में भी और इनकी सिस्टम में भी दोनों ये समान है। तो मेरा मंतव्य है कि इस प्रकार की नाड़ी से अगर हमें कुछ अवगत होता है और हम अच्छा इंप्रेशन जमा कर लेते हैं रोगियों के ऊपर, तो उसका फायदा हमें चिकित्सा में मिलता है, क्योंकि एक विश्वास हो जाता है कि ये वैद्य बहुत अच्छा है, नाड़ी केवल नाड़ी देखकर बहुत सारी बातें समझ लेता है। तो फिर थोड़ी आसानी होती है चिकित्सा के बारे में, और लोग विश्वास पूर्वक दवाइयां लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये आयुर्वेद की विशेषता है नाड़ी परीक्षा। और सिर्फ इतना ही है कि इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी कम है। अभी एक यंत्रों द्वारा नाड़ी परीक्षण का एक कुछ प्रयास चल रहा है एक कंपनी का, और काफी लोगों ने उसको परचेस किया है। इसमें ये ग्राफ भी मिलता है इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर उनका कुछ कहना है, खास करके डायबिटीज का निदान निश्चित रूप से होता है वगैरह, ऐसा उनका कहना है। लेकिन विचारों के अनुसार नाड़ी बदलती है अपने या मरीज के, ये एक अहम मुद्दा है। और फिर इस प्रकार से यंत्र से मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कोशिश अगर करते रहेंगे तो इसके बारे में जिक्र हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा परीक्षण भी करे और नाड़ी परीक्षा भी करे। केवल नाड़ी परीक्षा से अगर आपको काफी बातों का ज्ञान हो जाता है, तो भी बाकी परीक्षण की आवश्यकता है। एकेन प्रतिपादितेऽपि व्याधौ अपरेपि अवश्यम अविधातव्याः भिन्न प्रयोजनता, ये जो माधुर्य नाम में लिखा गया है कि अगर विधान पंचक में से किसी एक से भी व्याधि का ज्ञान हो गया तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, वो देखने की जरूरत है। तो प्रयोजन भिन्न भिन्न इस प्रकार के होते हैं, और वहां पे काफी जिक्र किया गया है कि किस प्रयोजन के कारण ये बात ध्यान में होनी चाहिए इस प्रकार से। तो ठीक है। हाँ, मैं अभी उतर आता हूँ डायग्नोसिस के ऊपर। आयुर्वेद की सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार की है, और निदान पंचक जो डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है, और उसमें भी काफी वेरिएबल्स हैं, एक एक में भी काफी वेरिएबल्स है। तो जब हम त्रिस्कंद कोश का काम कर रहे थे, तो उस समय में हमें डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी बनाना था। और ये हेतु कोश और लक्षण कोश इन दोनों पर निर्भर इस प्रकार का था। हमारे सामने जो एक कार्य था वो केवल एकमात्र विलास नामल सर का होता था, माधव पाके इस प्रकार से, और वो केवल लक्षणों पर आधारित था। और दूसरी बात उसमें ऐसी थी कि केवल 4000 रिकॉर्ड्स, और पहला ही रिकॉर्ड अंशुपता सह वेदना विवर्ध थे इस प्रकार का। तो जिसको माधव निदान कंठस्थ है, उसकी उपस्थिति अच्छी है, तो वो उसमें से अच्छी तरीके से निदान कर पाएगा। लेकिन इसमें अधूरापन अनेक चीजों से है। एक तो केवल लक्षण के आधार पर निदान पंचक नहीं है, लक्षण भी आइडेंटिफाई नहीं किए गए। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी उसमें थी कि लक्षणीय एंटिटी क्या है ये हमने जानने की कोशिश की। तो उसमें मूल लक्षण, उसका विशेषण, उससे संबंध शारीरिक अतिभाव, शारीरिक प्रभाव, कालवाचक पद, अवस्थावाचक पद वगैरह वगैरह, ये सब जो
लक्षण के बारे में जानने की कोशिश हुई। ये हमारा एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था। और फिर लक्षण कोश, लक्षणों का कोश बना। शोध, रुजा, वेदना, पीड़ा, दाह वगैरह जो लक्षण है, मूल स्वरूप के लक्षण। अंशुमता सह वेदना विवर्तते, इसमें अंशमान का अर्थ सूर्य है और ये सूर्यावर्त का लक्षण है, लेकिन मूल लक्षण वेदना है। तो वेदना अंशुमता सह विवर्तमाना, ये हमारे हिसाब में उसका लक्षण हो जाता है। मूल लक्षण वेदना इस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें काफी हमने गहराई में जाकर सोचने की कोशिश की थी। और पांचों निदान पंचक लिए गए थे। निदान को रूप, रूप, उपशय और संप्राप्त, इन सभी का जिक्र किया गया था। और डाटा फाइल का साइज भी बड़ा था। 5,000 रिकॉर्ड्स फ्रॉम हेतु कोश, 85,000 रिकॉर्ड्स फ्रॉम लक्षण कोश। तो 1,70,000 रिकॉर्ड्स के आधार पर यह हमारा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना था। और फिर just a thought, can we find if body is represented in the nadi from head to toe? प्रथम अंगुली वात, अधशाखा, मध्यमा अंगुली मध्य शरीर, तृतीय अंगुली कफ उराशिर. व्याधी विशिष्ट स्थान शोधून काढायला स्वतंत्र परतंत्र ही मेथड ट्राय करू शकतो का? फोकसिंग ऑन बॉडी रीजन ओनली फर्स्ट एंड देन लुक फॉर दोष धातु। जैसे मैंने कहा, वेता ही वेद्यम अन्यथा भिन्नति। तुम अगर इस प्रकार से करने में और ढूंढने में कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है। तुम्हारा एक अलग तरीका इस प्रकार का बन जाए। पहले इसमें सोच होनी चाहिए कि मुझे नाड़ी परीक्षा करनी है और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स सेट करने हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कठिन, शांत, सूक्ष्म वगैरह इस प्रकार के पैरामीटर्स खड़े किए। यहाँ उस गति, मंडूक गति, सर्प गति, ये पैरामीटर्स खड़े किए। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में सोचना है। तो ठीक है, कोई भी इसी प्रकार से काम कर सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रूव होना है और लोगों को समझा सके, ऐसी बात होनी चाहिए। अगर मैं ही देखता हूँ और मुझे ही समझता है, मैं तुम्हें समझाने में कामयाब नहीं होऊंगा, ऐसी स्थिति रहेगी तो दिक्कत वाली बात हो जाए। तो हमारे सामने ये बड़ी चुनौती थी, कोई लॉजिक नहीं था। और फिर मैंने इसके बारे में काफी सोचा कि कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो हमने लक्षणों का तो क्लासिफिकेशन वैसे काफी स्पष्ट रूप में है, वो हमने ले लिया था। लक्षण है, पूर्व रूप है, या फिर विशिष्ट लक्षण है, असाध्य लक्षण है, साध्य लक्षण है, वगैरह वगैरह, या फिर प्रत्याख्य, इस प्रकार के हैं। और उनके अलग इस प्रकार की क्रमवारी, वर्गवारी की थी और उसको साइन दिए थे। लेकिन हेतु के बारे में काफी मुश्किल इस प्रकार का था। तो बाह्य और अभ्यंतर हेतु, ऐसा क्लासिफिकेशन लेके चले। और फिर बाह्य में आहार विहार वगैरह इस प्रकार से, और अभ्यंतर हेतु में दोष और दूष, इस प्रकार का लेकर चले। और फिर दूसरे में धातु, मल, स्रोतस वगैरह वगैरह, ये सभी भाव आ गए। तो स्वाति कुलकर्णी को मैंने सब्जेक्ट दिया था पीएचडी के लिए, हेतु का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से। और उसकी पीएचडी भी हो गई और साथ में हमारे लिए क्लासिफिकेशन बन गए। मृणालिनी कुलकर्णी को इसका कंप्यूटराइज होने के कारण और स्टडी ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन अराइजिंग एट डायग्नोसिस, ऐसा ही उसको पीएचडी का विषय दिया था। और ये निदान पंचक के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको भली भांति क्लासिफाई कैसे करना, और ये उसके बारे में जिक्र कैसे करना, ये सब बातें की थी। और फिर उसके आधार पर कुछ लॉजिक इस प्रकार का बना। महत्वपूर्ण था कि लक्षण कितने भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, 15-20 भी हो सकते हैं।
तो लक्षणों को जोड़ेंगे कैसे और मैक्सिमम पॉसिबल डिसीज तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमने ये तरीका रखा कि ओपन एंडेड रहेगा, लक्षण जो भरने हैं वो ओपन एंडेड रहेंगे। आपको आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कितने चाहे उतने लक्षण भर सकते हैं। ये पहला मुद्दा रखा था मैंने जब कंप्यूटर वाले लोगों से बात की थी तो। और फिर जैसे ही एक लक्षण हमने चुन लिया तो एक टेम्पररी डाटाबेस क्रिएट होता है, एक टेबल क्रिएट होता है, और उस लक्षण से जुड़े जो भी व्याधि है वो सभी लिस्ट हो जाते हैं। और एक वो अंदर रहता है। अब दूसरा लक्षण ले लिया, दूसरा लक्षण लेने के बाद उससे भी संबंधित जो भी व्याधि है वो अलग हो जाएंगे। अब इन दो टेबल्स में कंपैरिजन होगी, और अगर पहले टेबल में भी व्याधि वही है तो उसके मार्क्स बढ़ेंगे, और जो नए व्याधि है उसमें जुड़ जाएंगे, तो लिस्ट एक ही रहेगी, वो बढ़ती जाएगी। और जो बार बार आ रहे हैं उसका नंबर बढ़ता जाएगा, तो उसके काउंट्स बढ़ेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और वो होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि शिरस्चूल पहले लक्षण हो गया, तो ये अम्ल पित्त से लेकर बहुत सारे रोगों में, ज्वर से भी और अन्य भी रोगों में है। शिरोगौरव है उसके साथ में, तो थोड़ा प्रतिष्ठा की तरफ झुकेगा इस प्रकार से। शिरस्चूल फॉलोड बाय छर्दी इस प्रकार का है तो अम्ल पित्त की तरफ झुकेगा, और फिर बाकी उसमें खट्टी या तिक्त रसात्मक छर्दी हो रही है तो ये अम्ल पित्त की तरफ जाएगा और उससे उपशय मिल रहा है। तो जितने हम लक्षण उसमें ऐड करते जाएंगे उतने कुछ रोगों के मार्क बढ़ जाएंगे, काउंट बढ़ जाएंगे, और वो ऊपर ऊपर इस प्रकार का चला जाएगा। ये एक आम लॉजिक इस प्रकार का होगा। और ज्यादातर हम केवल लक्षणों के आधार पर निदान करते रहते हैं, लेकिन इसमें अभी केवल लक्षणों पर आधार पर निदान निदान नहीं करना। जो इस प्रकार से व्याधि इसमें आ गए हैं उसके पूर्व रूप क्या है, उसके संप्राप्ति के लक्षण क्या है, या फिर उपशय अनुपशय किस प्रकार के हैं, ये अगर हम देखेंगे तो उसमें से अगर मरीज में कुछ लक्षण है, कुछ जानकारी है, तो वो ऐड करते जाएंगे। फिर उसके साथ भी कुछ अलग व्याधि भी हो सकते हैं और इनके मार्क भी बढ़ सकते हैं। तो ये सिलसिला मार्क बढ़ाने का सिलसिला चलता ही रहेगा इस प्रकार से। और जिसको सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं वो सबसे ऊपर आएगा, वो प्रोबेबल डायग्नोसिस प्रकार का है। और जब हमने उसका परीक्षण करना आरंभ किया, टेस्टिंग करना आरंभ किया, तो मैंने एक किडनी फेलियर की केस, सीआरएफ की केस डाली थी, और पिंडिकोद्वेष्टन एक लक्षण था उसमें, बाकी पांडुता वगैरह ये भी लक्षण थे। और आयुर्वेद निदान ने पहला डायग्नोसिस दिया पिंडिकोद्वेष्टन नानात्मक वातविकार, तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। और पिंडिकोद्वेष्टन एक नानात्मक विकार है ये तो कहीं पढ़ा था, लेकिन वो ध्यान में तो नहीं था इस प्रकार से। फिर इसी निदान को लेकर आके चलेंगे ऐसा करके मैंने उसको बस्ती देने के बारे में सोचा, अगर वातविकार है तो बस्ती देना है। और ये पिंडिकोद्वेष्टन मांस से जुड़ा है लक्षण, तो मांस के बारे में किस प्रकार से बस्ती में सोचेंगे। तो एक मुस्तादी यापन मांस शुक्र बल प्रदहा ये बस्ती मिला, तो मैंने फिर उसका प्रयोग किया, और वो करने से उसको काफी राहत मिल गई, लक्षणों की तो राहत आ ही गई, लेकिन क्रिएटिनिन यूरिया भी कम हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये काफी अजीब इस प्रकार का माहौल होगा। वैभव मेहता की एक केस थी, आपातता पक्षवत था, और पक्षवत के निदान में भूल होने की कोई संभावना वास्तव में नहीं है, वो तो सिंपल है इस प्रकार का निदान। लेकिन उसके साथ में चर्बी, उल्लास, मूर्छा ये लक्षण थे।
तो जैसे ही ये फीड हुआ तो जो निदान उभर आया वो कुर्मी निदान नहीं उभर आया। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, उसने भी सोचा नहीं था। और फिर वो बस्ती देने ही वाला था, उसमें थोड़े परिवर्तन करके कृमिनाशक बस्ती का प्रयोग किया और बहुत सारे कृमि निकले और पक्षवत में राहत हो। अब उसका कहना था कि कृमि ये पक्षवत का भी एक रिमोट कारण है, एलोपैथी के हिसाब से भी है, लेकिन ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता और देखा भी नहीं जाता कि इस प्रकार से हाँ कृमि ये कारण है। तो इससे काफी इस प्रकार के अनुभव आए मेरे पास। उस समय में विलियम जॉनसन सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, 2 महीने तक सब बुखार था और निदान हुआ नहीं, पेशेंट के में एडमिट थे पुणे में। और फिर पूरे शरीर पर विस्फोटक उत्पन्न हो गए। तो फिर एलोपैथी में उसका निदान विलियम जॉनसन सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार का हो गया और फिर स्टेरॉइड्स आरंभ किए, फायदा नहीं हुआ और वो मरने ही वाली थी, कुछ हो नहीं रहा था इस प्रकार से। तो उन्होंने एक केतकर नाम के वैद्य उनके रिलेशन में थे, रिश्ते में थे डोंबिवली में, तो उनको निमंत्रित किया देखने के लिए। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं डोंबिवली से इस केस का हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो तुम पुणे में कारगिल के पास जाओ। तो मेरे पास आ गए, मैंने उसका निदान पित्तज विसर्प इस प्रकार से किया और फिर दुर्वा पटोलाजीगण उसका प्रयोग किया। तो उस समय भी तेज बुखार रहता था, 102 से 104 इस प्रकार का बुखार था। बुखार कम हो गया, डिस्ट्रेस भी कम होने लगे, फिर हमने स्टेरॉइड्स टेपर ऑफ कर दिए, बंद कर दिए और पेशेंट बच गई और पूरी तरीके से सुधर गई, नॉर्मल हो गई। तो ये केस हो चुकी थी और मैंने इस केस को इसमें डाला, आयतन निदान में डाला। तो आश्चर्य से उसमें पहला निदान उभर आया वो पित्तज विसर्प इसी प्रकार का है। अब भाव प्रकाश में विस्फोटक ज्वर के बारे में वर्णन है और ये शायद विस्फोटक ज्वर निदान उसका हो सकता था। भाव प्रकाश उसमें फीड नहीं था उस समय में। अब दवाइयों में क्या अंतर होता है एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस आयुक्त निदान ने काफी हलचल इस प्रकार की मचाई। दुर्दैव से इसका प्रचलन नहीं रहा, क्योंकि जिसका प्रचार होना चाहिए था, एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और ये उस समय एक्सपी से कंपेटेबल था, इसको बाद में कुछ सुधारने की कोशिश भी नहीं हुई विद्यापीठ से, और अभी ये खत्म हुआ, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन अभी हम जो प्रातिपदिक कोश के आधार पर इस प्रकार का डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ये इससे भी बेहतर इस प्रकार का होगा, इससे भी बेहतर इस प्रकार का होगा और समूचे ग्रंथों को हम इसमें जोड़ लेंगे तो ये काफी ब्रॉड बेस्ड इस प्रकार का हो। अब इसमें और भी लॉजिक हम लड़ा रहे हैं, जैसे कि दोष धातु मल के बारे में वहां पे ज्यादा जिक्र नहीं था। प्रातिपदिक कोश में उसके बारे में काफी जिक्र है और उसके आधार पर भी निदान होता रहेगा। तो अभी अगले गुरुवार को मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा कि निदान क्या करना है, निदान कैसे करना है।
हाँ, और शायद एक दो मुद्दे उस केस पेपर में छूट गए हो तो उनके बारे में सोचेंगे। और फिर चिकित्सा किस प्रकार से सोचनी है, इन सभी भावों का विचार करके अंतिम उद्देश्य हमारा चिकित्सा में सफलता पाना ये होना चाहिए। तो केवल एक मैकेनिकल वर्क करके ये केस पेपर भरना है ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। किसी भी ईयर का विद्यार्थी हो, छात्र हो, तो भी उसको इसके बारे में सोचना है। जो जिस स्तर पर वो है उसके बारे में उसको सोचना है। और फिर केस टेकिंग केवल मैकेनिकल चीज नहीं होनी चाहिए। According to Vaidya sir, there are superficial and deep nadis. Superficial are observed in hollow organs. Deep or solid organs, such as right first superficial colon, deep lung, second superficial gallbladder, deep liver, third superficial pericardium, deep circulation. Left one, left first superficial small intestine, deep heart. Second superficial stomach, deep spleen, bladder, deep kidneys. तो ठीक है, मैंने जैसे कहा कि भिन्ना है भेद्यम अन्यथा भिन्नति। जिसको भी इसमें दिलचस्पी है, रुचि है और आगे चलकर रहना है, क्योंकि ये तो पूरा इंटीग्रेटेड है। इस प्रकार के अवयवों के बारे में आयुर्वेद की नाड़ी से सोचना, दोष के बारे में हम सोचते हैं, धातु के बारे में सोचते हैं, अग्नि के बारे में कैसे सोचना है ये नहीं आया है किसी के नाड़ी के परीक्षण में, लेकिन वो भी एक अहम बात इस प्रकार की रहेगी। और ये अवयवों से रिलेट करना, ये वास्तव में इंटीग्रेटेड अप्रोच है, आयुर्वेद का अप्रोच नहीं है। फिर भी किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं क्या हुआ है अंदर, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हम होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक में ज्यादा अंतर है, फर्क है, तो उसके बारे में मैं अगले गुरुवार को जिक्र करूँ। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकारः। सोमवासरे पुनरपि चरकपठनार्थं मिलिष्यामः।